नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस फेसबुक स्टडी एरिया में। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं, ये उसी में हमारा क्लास 7 की 9th चैप्टर हो जाता है, जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके लिए ऐसी जगह पर रहना है जहाँ पानी की मात्रा बहुत ही सीमित मात्रा में है, तो जब पानी की मात्रा बहुत ही सीमित मात्रा में है तो स्वाभाविक सी बात है कि खेती तो वैसे ही नहीं हो सकती और उसके बाद वहाँ पर पशुओं की संख्या भी बहुत कम रहेगी, क्योंकि उनके लिए भी पानी चाहिए। तो पानी के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो जो इतना कम पानी, या मान लीजिए बहुत ही सीमित मात्रा में पानी होने के बावजूद भी अपना जीवन वहाँ पर पूरा निकालते हैं या वहाँ पर रहते हैं। तो आज हम कुछ उन्हीं लोगों के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे और उन महत्वपूर्ण रेगिस्तानों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये हमारा 9th चैप्टर है, जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। तो सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण रेगिस्तान के बारे में जानते हैं। उससे पहले रेगिस्तान दो प्रकार के हो जाते हैं, एक गर्म रेगिस्तान और एक ठंडा रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान में अगर हम उदाहरण देखें तो हमारा सहारा हो जाता है। आपने नाम सुना होगा सहारा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी हो जाता है। इसकी स्थिति और इसमें कितनी वर्षा होती है, इसमें कौन से देश आते हैं, ये हम चर्चा फिलहाल थोड़ी देर में करेंगे। उससे पहले ठंडा रेगिस्तान के बारे में एक हमारा लद्दाख हो जाता है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये भारत में ही अवस्थित है। गर्म रेगिस्तान का उदाहरण हमारा सहारा है। तो अगर हम सहारा की स्थिति देखें तो विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। तो यहाँ पर ये तो सहारा रेगिस्तान की कुछ फोटो है, यहाँ पर देखिए ये। तो यहाँ पर ये जो आपके लिए दिख रहा है ना येलो में, ये हमारा हो जाएगा पूरा सहारा रेगिस्तान। और ये आप देख सकते हो कि जो उसका डायग्राम दिख रहा है ना, ये वाला डायग्राम आपके लिए जो ग्रीन में, ये सहारा है। और आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हो कि हमारे जो 7 महत्वपूर्ण महाद्वीप हैं उनमें से जो एक है ये अफ्रीका है। इसकी जो आप फोटो देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है या आपके लिए जानना आवश्यक हो सकता है या आपके लिए ये आश्चर्य कर सकता है कि देखना, ये जो सहारा रेगिस्तान कुछ समय पहले हरा भरा मैदान था। जो सहारा की गुफाओं से जो चित्र प्राप्त होते हैं उसमें मगर पाए जाते हैं, नदियाँ, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। जलवायु परिवर्तन अभी तो फिलहाल कई हजार वर्षों से नहीं हुआ है, लेकिन जलवायु परिवर्तन काफ़ी मात्रा तक किसी भी स्थान के लिए बहुत ही परिवर्तित कर देता है। ऐसा ही एक सहारा है। अगर हम देखें कि सहारा कौन कौन से देशों में पाया जाता है, सहारा मरुस्थल, तो ये आप देख सकते हो सूडान का ये उत्तरी हिस्सा, ये चाड, ये नाइजर, माली, मेरातानिया, पश्चिमी सहारा भी एक देश है। अब ये सहारा है लेकिन पश्चिमी सहारा भी एक इस नाम का देश है। और ये सहारा के जो रेगिस्तान है उसके पश्चिम में भी स्थित है। लीबिया, मिस्र, अल्जीरिया, ये हमारा सहारा रेगिस्तान के जो महत्वपूर्ण देश हैं वो हो जाते हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि सहारा रेगिस्तान के पास कौन सा सागर जुड़ा है, तो ये हमारा भूमध्य सागर। और अगर हम देखें कि इसके पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो ये हमारा हो जाएगा अटलांटिक महासागर। तो ये हमारा महत्वपूर्ण था। अब इसका अपन अक्षांश और देशांतर के बारे में देखें तो ये हमारा 30 डिग्री का साउथ से लेके यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा ये 30-35 डिग्री के आसपास नॉर्थ तक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, ये अफ्रीका की, कि जिससे हमारा कर्क रेखा, मकर रेखा और जो भूमध्य रेखा है वो गुजरती है। लेकिन अगर हम सहारा रेगिस्तान को देखें तो सहारा रेगिस्तान कहाँ से है, देखना इधर से है। तो ये हमारा क्या 0 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 18-19 डिग्री के आसपास से लेके 30-32 डिग्री तक ये हमारा हो जाएगा। तो ये आप देखना, ये जो इसमें देश हमने पहले पढ़ लिए, मोरक्को, नाइजर, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा, सूडान, चाड, अल्जीरिया, ये उसका कुछ डायग्राम है, आपके लिए ये दिख रहा होगा। ये देखो आप, ये ऐसा है सहारा रेगिस्तान में। कहीं कहीं सहारा रेगिस्तान में चट्टानें भी पाई जाती हैं, ये जैसा कि आप ये चट्टानें देख सकते हो। तो ये हमारा क्या होगा, सहारा रेगिस्तान। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 8.54 लाख क्षेत्रफल, जो कि एक बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब जानने के बाद आपने ये डायग्राम को ठीक से देख लिया होगा। तो ये
अब यहाँ पर हम इसकी जलवायु के बारे में बात करें, ठीक है। जलवायु के बारे में बात करने के बाद ये बता दूं कि सहारा रेगिस्तान का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1922 में इसका तापमान 57.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि विश्व का सबसे जो ज़्यादा तापमान है उसमें गिना जाता है। ये हमारा जलवायु देखें तो जलवायु गर्म एवं शुष्क है। यहाँ वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, यानी कि बहुत ही सीमित मात्रा में या बहुत ही सीमित समय के लिए यहाँ पर वर्षा ऋतु होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है और ये अविश्वसनीय रूप में गर्म होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दिन में ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो रात में इनका जो हिमांक बिंदु तक ये 0 डिग्री तक ये पहुंच जाते हैं। ये सहारा रेगिस्तान है। अब इसमें वनस्पति एवं प्राणीजात, कुछ आप लोग सोच रहे होंगे जब इसमें ज़्यादा जल ही नहीं है, अल्पकाल के लिए वर्षा होती है, इसकी जलवायु भी अनुकूल नहीं है ज़्यादा जीवन के लिए, तो इसमें वनस्पति एवं प्राणीजात रहते होंगे या नहीं रहते होंगे। तो इसमें सीमित मात्रा में वनस्पति एवं प्राणीजात रहते हैं। अगर हम वनस्पतियों में देखें तो कैक्टस, खजूर पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे रहित हरितद्वीप पाए जाते हैं। ये हो जाएगा। ऊँट, लगड़बग्गा, सिहार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ, छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव हैं। ऊँट तो आपने देखा होगा, ऊँट तो हमारे राजस्थान के थार रेगिस्तान में ही पाया जाता है क्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहता है। और ऊँट रेगिस्तान के अनुकूल होता है। अनुकूल इसलिए होता है क्योंकि वो एक बार पानी पी लेने के बाद कई दिनों तक चल सकते हैं या कई दिनों तक रह सकते हैं, इसलिए ऊँट जो रेगिस्तानों में है वो प्रमुख जीव हो जाता है। तो ये जीव जंतु हैं। अब मैंने आपसे पहले ही कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण इसका क्या हो गया, जो पहले जलवायु परिवर्तन के कारण ये रेगिस्तान में तब्दील हो गया। इसका मतलब, इसका अर्थ कि यहाँ से जो बहुत समय बाद देखें जब इसका जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ होगा तो यहाँ जीव जंतु रहते होंगे। और वैज्ञानिकों द्वारा इसकी क्या पुष्टि भी की है। पुष्टि इससे भी मिलती है कि यहाँ मछलियों के कंकाल मिले हैं, जिससे ये पुष्टि होती है। अगर लोगों के बारे में देखें तो सहारा रेगिस्तान क्या कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। बेदुइन एवं तुआरेग आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, तो आप उनकी जीवन शैली के बारे में बहुत ही डिटेल या बहुत ही विवरण से अच्छी सी जानकारी ले सकते हो। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़ एवं ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन पालते हैं। पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। फ्रेंड्स, ये लोग करते हैं क्योंकि यहाँ की ये जलवायु ऐसी है। अक्सर होता ये है कि हम जो करते हैं वो हमारी जलवायु पर निर्भर रहता है कि आखिरकार हम जिएंगे कैसे। अगर हमारी जलवायु अलग तरीके की है तो हमारा जीवन अलग तरीके का होगा, और दूसरे देशों का जाए तो उनका जीवन अलग तरीके का होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारी जलवायु क्या उष्णकटिबंधीय जलवायु में है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में ठीक ठाक गर्मी पड़ जाती है। उत्तर भारत का कुछ हिस्सा और जो पूर्वोत्तर भारत का कुछ हिस्सा को छोड़ दें या जो पहाड़ी इलाकों को छोड़ दें तो अधिकतर हमारे पूरे भारत में क्या ज़्यादातर गर्मी या ग्रीष्म ऋतु या तापमान ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है। तो क्या होता है कि हमारे इधर जो है लोग शराब के लिए मना करते हैं। इसी तरीके से अगर आप यूरोप में जाएंगे तो वहाँ शराब पीना एक आम बात हो जाएगी और वो अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा मानते हैं, क्योंकि भारत में शराब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए ये हमारे जो वेद हैं, ग्रंथ हैं या फिर जो कई और हैं, आपने बड़े लोगों से सुना होगा कि ये पीना बुरी बात है, क्योंकि अधिकतर जो हमारी जलवायु रहती है उसी के अनुकूल हमें अपना जीवन ढालना पड़ता है। अब कई लोगों के लिए ये बुरा लग सकता है कि वहाँ के लोग क्या इनकी खाल से पेटी, जूते बाने की ये चमड़ा प्राप्त करते हैं। पशुओं का ये बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए करते हैं। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि जो वस्त्र तो कई जैसे रेशम है और ये कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ की जलवायु इस टाइप की नहीं है कि वहाँ पर ये रेशम हो सके या फिर जो हमारे इधर वस्त्र पहनते हैं वो सब चीज़ें उनके लिए उपस्थित हो सकें, इसलिए वो इससे काम चलाते हैं। तो ये ज़्यादातर जो हमारा सामाजिक व्यवस्था या जो कुछ भी जो हम खाते हैं, पहनते हैं, वो हमारी जलवायु पर निर्धारण हो जाता है। इसी तरीके से ये हमारी चीज़ हो जाती है। अगर इसमें देखें कि ज़्यादातर इसमें जो एक महत्वपूर्ण हो जाती है वो नील नदी हो जाती है। नील नदी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा।
मिस्र की सभ्यता के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सा सुना होगा कि मिस्र की सभ्यता, जब अपनी सिंधु घाटी सभ्यता या पुरानी सभ्यताओं के बारे में जब पहचानते हैं, जानते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, तो उसमें मिस्र की सभ्यता भी विश्व की सभ्यताओं में आती है। ये इसलिए आती है क्योंकि ये नील नदी के किनारे थी, और अधिकतर ऐसा होता है कि नदियों के किनारे लोग बसते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर चावल, गेहूँ, जौ, सेम की फसलें भी उगाई जाती हैं जो मिस्र की नील नदी के पास हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि अरब कंट्री या फिर जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ पर क्या तेल की खोज हुई है, जिससे यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसे से विनिर्माण हो रहा है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए दुबई में देखें तो आज से 25 साल पहले दुबई इतना विकसित नहीं था जितना कि आज सबसे महत्वपूर्ण विश्व के विकसितों में गिना जाता है। लेकिन जब से तेल की खोज हुई, जहाँ पर उनके पास पैसा आना शुरू हुआ, उन्होंने अपना विनिर्माण किया। इसी तरीके से सहारा रेगिस्तान में अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सहारा रेगिस्तान के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। थोड़ी सी जानकारी के बाद अब हम आते हैं ठंडे रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान यानी कि आप समझ रहे होंगे शब्द से ही कि जहाँ का तापमान ज़्यादा नहीं रहता, या तो माइनस में रहता है या बहुत ही कम रहता है। तो उसमें हमारा हो जाएगा कौन सा, लद्दाख। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। अगर इसका हम संधि विकसित करें, ला का अर्थ है पर्वत की दर्रा और दा का अर्थ है देश, यानी पर्वत की दर्रा देश हो जाएगा इसका। अब इसमें देखें कौन सा, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृत हिमालय में स्थित लद्दाख एक एवं ठंडा रेगिस्तान है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमारा जम्मू एवं कश्मीर है, ये जो आप पूर्वी हिस्सा देख रहे हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लद्दाख होने के बाद इसमें देखा जाए तो इसमें तापमान कितना रहता है, तो ये इसका तापमान देखा जाए तो ये 3000 मीटर से लेके, ये तो ऊंचाई होगा इसकी, तापमान इसका 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। वो किसमें, ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में हमारे इधर का तापमान 30-35 डिग्री से हर हमेशा ऊपर रहता है, लेकिन यहाँ पर देखना कि क्या हो जाता है, 0 डिग्री रहता है ग्रीष्म ऋतु में, और -30 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। -40 डिग्री के नीचे क्या हो जाता है, बर्फीलो जो तापमान है, जो ठंडों में वो रहता है। ठीक है, यहाँ पर वर्षा बहुत ही सीमित मात्रा में होती है, और ये देखना 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम होती है। जब हम भारत के प्रमुख वर्षा क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, जो सबसे कम वर्षा होती है, तो उसमें एक हमारा थार रेगिस्तान आता है, और दूसरा जो हमारा आता है उसके आसपास ही हमारा क्या आता है, जो हमारा लद्दाख का रेगिस्तान आता है, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाके हैं, यहाँ पर वर्षा बहुत ही सीमित मात्रा में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया। ये वनस्पति एवं प्राणी जात भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जानवरों के चरने के लिए कहीं पर घास, छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। ये हमारा ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ यहाँ पर पल्लवित या फिर यहाँ पर जो उगते हैं और यहाँ पर फल फूलते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। इसमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकिक, रेबिन हुक यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं, और इन पशुओं का दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने में किया जाता है। यहाँ में जो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर जो लोग हैं वो बौद्ध मुस्लिम हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब ठंडों के लिए जब पहले ग्रीष्म ऋतु यहाँ के लिए जो जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं, औषधियों के साथ साथ कृषि है, जो अपना जो पशुपालन है, ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर पशुचारण के लिए भी उपयोगी है। लेकिन जैसे ही ठंडें आती हैं तो ये लोग क्या, ये ग्रीष्म ऋतु जैसे यहाँ पर ठंडें आती हैं, शीत ऋतु में धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त करते हैं, जो कि एक सांस्कृतिक दृष्टि से अच्छी बात है। महिलाएं यहाँ की अत्यधिक परिश्रमी हो सकती हैं। वे केवल घरों के खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकान भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। लेह सड़क एवं जो वायु मार्ग है द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग A1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है।
ये यहाँ पर आपके लिए एक दिख रहा होगा, ये थिकसे मठ है जो कि बौद्ध धर्म में आता है। ये यहाँ पर आपके लिए पर्यटन यहाँ पर एक अच्छी होती जा रही है। आप लोगों ने कई लोग जाएंगे होंगे, जा भी चुके होंगे, या कई लोगों के लिए जाने का मन होगा या फिर जाने की इच्छा होगी। तो वो अगर जाने की इच्छा होगी तो वो ज़्यादातर लेह और लद्दाख में जाने का बहुत से लोग प्रयास करते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश से कुल्लू मनाली से होते हुए लेह लद्दाख तक जो लोगों का सपना होता है कि वहाँ पर हम क्या पर्यटन की दृष्टि से या फिर पर्यटन करने जाएं। तो पर्यटन की दृष्टि से भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता जाता है, और ये दिन ब दिन हर वर्ष इसमें पर्यटन की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। तो इनके लिए ये एक अच्छा आमदनी का स्रोत हो जाता है जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे कुछ प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्नोत्तर के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब हम 10th तक NCERT कवर कर लेंगे फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से सॉल्व करेंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनके लिए अलग से सॉल्व करेंगे, और जो मैचेस हैं यानी जो सही जोड़ी हैं उनके लिए हम अलग से करेंगे, और जो क्वेश्चन है उनके लिए आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये इसी के साथ ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।